हेलो कॉमिक फाइल्स, वेलकम टू द 55th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज़, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इनविंसिबल कॉमिक वॉल्यूम 12 स्टिल स्टैंडिंग को। तो इस वॉल्यूम का फर्स्ट इशू इस कॉमिक सीरीज़ के आगे के फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई डिटेल्स को बहुत ही शॉर्ट में और अनएक्सप्लेन तरीके से दिखाया गया है। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही इशू को कवर कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इशू का नाम एक्चुअली इनविंसिबल वॉर रखा गया है क्योंकि यहाँ हमें इनविंसिबल के कई वेरिएंट्स लड़ते हुए दिखने वाले हैं। तो इशू एक्चुअली स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ हमें इशू 34 में हुआ इवेंट याद दिलाया जाता है और उससे रिलेटेड एक नई डिटेल भी दी जाती है। तो जैसा आपको याद होगा कि इशू 33 में मार्क आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी को जान से मार देता है जब आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी उससे बदला लेने आया होता है। पर इस इंसिडेंट में एक बहुत बड़ा कैच होता है। एक्चुअली इशू 33 के बाद इशू 34 में हमें ये दिखाया गया कि अपने गुस्से के शांत होने के बाद मार्क को रियलाइज़ हुआ कि उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को जान से मार दिया है और इस गिल्ट में वो ओ गॉड करता हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी से दूर चला जाता है और इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। पर अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो इशू 24 में हमने देखा था कि जब मार्क ने मॉलर्स और लेवी को रोकने की कोशिश करी थी तब वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे लेवी की बॉडी डिसफिगर हो गई थी। तो इसको ठीक करने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसी रियलिटी या डायमेंशन में जाता है जहाँ की मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, जिससे ना सिर्फ लेवी ठीक हो जाता है बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट भी हो जाता है। और ये बात वो खुद इशू 33 में मार्क से लड़ते हुए भी बताता है। तो इशू 34 में मार्क को लगता ज़रूर है कि लेवी मर चुका है, पर एक्चुअली वो अभी भी जिंदा होता है और मार्क के वहाँ से जाने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी फिर से उसी डायमेंशन के सर्जन्स के पास पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल में अपना हाथ डाल देता है। वहाँ के लोगों को जब वो पोर्टल दिखता है तो वो लेवी की डिसफिगर्ड बॉडी को वहाँ से ले आते हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी को पहचान जाते हैं और लेवी उनसे उसे ठीक करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी बच जाता है, जिसके बाद हमने उसे इशू 58 में उसके एक नए अवतार में देख ही लिया है। इशू 58 में ही हमने ये भी देखा कि लेवी के साथ मार्क के कई डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली कहूँ तो 16 वेरिएंट्स। तो अब हम इनविंसिबल वॉर की शुरुआत करते हैं। तो आज है इस वॉर का डे 1, जहाँ पर लेवी उन सभी वेरिएंट्स को हमारी स्टोरी की अर्थ पर भेज देता है। हालांकि लेवी अभी खुद नहीं आता और दूसरे डायमेंशन से ही उन्हें देखते हुए इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और कहता है, अटैक, पूरी दुनिया में फैल जाओ और जो भी तुम्हारे रास्ते में आ रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दो और इनविंसिबल का चेहरा देखने दो ताकि वो इनविंसिबल से डरे और उससे नफरत करे। ये सब करो और अपनी साइड का बार्गेन पूरा करो और फिर तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारा होगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों इनविंसिबल के वेरिएंट्स लेवी के लिए काम कर रहे हैं। खैर, सीन चेंज होता है, हम चलते हैं ईव के घर पर जहां मार्क भी मौजूद होता है। मार्क बताता है कि उसने नोटिस किया है कि ईव उसे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाती है, तो वो इसका रीज़न ईव से पूछता है। ईव कहती है कि उसके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए वो उनसे मार्क को नहीं मिलाती है। इतने में ही मार्क को उसकी पहली वर्क रिलेटेड कॉल आती है और मार्क इसे कोई छोटा सा इशू सोचकर खुश हो रहा होता है। ईव पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ आए, जिस पर मार्क मना कर देता है और कहता है, आई एम श्योर कि कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी, इसलिए तुम रहने दो। पर मार्क को अभी ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली उसे उसके ही एक वेरिएंट को रोकने के लिए बुलाया जा रहा होता है, क्योंकि इनविंसिबल के कई वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट स्ट्रॉन्गहोल्ड पेनिटेंशियरी पर अटैक कर देता है और कहता है, क्या इस दुनिया की जेल इतनी कमज़ोर है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स पूरी दुनिया के अलग अलग बड़े शहरों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि एक वेरिएंट तो यूएस में ही मौजूद स्ट्रॉन्गहोल्ड पेनिटेंशियरी पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे वेरिएंट के बैकग्राउंड में बिग बेन टावर दिख रहा होता है, जिसका मतलब है कि ये वेरिएंट लंदन में अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर उस वेरिएंट से कोई लोकल सुपर हीरो ही लड़ रहा होता है, जिसकी ड्रेस पर हम ब्रिटेन का झंडा भी देख सकते हैं। तीसरे वेरिएंट के बैकग्राउंड में हम मॉस्को और कई रशियंस को देखते हैं, यानी कि ये वेरिएंट रशिया पर अटैक करता है। इसके आगे अब आपको कई ऐसे कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज़ दिखेंगे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है और शायद कईयों को हम इस इशू के बाद देखेंगे भी नहीं, तो हमें उनकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा होगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो मॉस्को के बाद अगला वेरिएंट हमें न्यूयॉर्क में ही दिखता है, जिसे स्पॉन नाम के एक सुपर हीरो ने अपने चेन्स और केव्स में जकड़ा होता है और वो वेरिएंट उससे कहता है कि उसने अपने डायमेंशन वाले स्पॉन को मार रखा है और वो अब इस स्पॉन को भी मार देगा। इसके बाद एक वेरिएंट लड़ रहा होता है यूएस के लॉस एंजलिस में डंकन रोजनब्लड नाम के कैरेक्टर से, जिससे लड़ते हुए वो वेरिएंट कहता है कि उसकी डायमेंशन का डंकन सभी मॉन्स्टर्स का किंग है और सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। अगर उसके डायमेंशन का डंकन यहाँ वाले से मिलेगा तो उसको भी शर्म आ जाएगी। वहीं एक वेरिएंट को टेक जैकेट नाम का एक सुपर हीरो स्पेस में ले जाता है और वहाँ पर वो उस वेरिएंट पर हावी भी पड़ रहा होता है। इतने में स्ट्रॉन्गहोल्ड जेल में हमारे अर्थ का इनविंसिबल भी पहुँच जाता है। तो आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हमारे अर्थ के इनविंसिबल को अब से मार्क या इनविंसिबल 1 कहूँगा, जबकि वेरिएंट्स को सिर्फ इनविंसिबल या वेरिएंट्स कहकर बुलाऊंगा। उसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस इशू में राइटर्स ने कई चीज़ों को हमें खुद समझने के लिए छोड़ दिया है और काफ़ी शॉर्ट में दिखाया है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने दिखाने में कुछ मिस कर दिया है, बल्कि क्रिएटर्स ने ही थोड़ी जल्दबाजी करी है। तो मार्क हमारे देखने से कुछ देर पहले ही स्ट्रॉन्गहोल्ड जेल पहुंचकर
कुछ देर से अपने वेरिएंट से लड़ रहा होता है, जिसके बाद वो उससे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी इवनली मैच्ड होते हैं, जिससे उनकी फ़ाइट कई देर तक चलती ही रहेगी। और उस वेरिएंट से वो ये भी पूछता है कि आखिर वो उसके डायमेंशन में आया भी कैसे, पर वेरिएंट कुछ भी बताने से मना कर देता है और मार्क को एक पंच मारकर उसे अपना लेसर वर्जन कह रहा होता है। लेकिन ये सब सुनकर मार्क गुस्से में आकर अपनी पूरी जान लगाकर उस वेरिएंट के सर पर ज़ोरदार अटैक करके उसे वहीं मार देता है। और वेरिएंट को मारने के बाद उसकी नज़र उसी डिवाइस पर जाती है जैसे डिवाइस पहले भी उसके घर के आसपास उसे मिले थे, पर इससे पहले वो कुछ समझता वहाँ पर केव स्ट्रीम आ जाती है जो मार्क को वेरिएंट समझने लगती है और उस पर अटैक करने को आ जाती है। पर मार्क चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो मार्क है, कोई वेरिएंट नहीं। इन्हीं के पीछे जेल के टूटने की वजह से सभी कैदी वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वुल्फमैन उनमें से एक कैदी को मारकर उसे वहीं ढेर करके रोक देता है। वुल्फमैन की नज़र एक और कैदी पर पड़ती है और वो उसे भी रुकने के लिए कहता है, पर वो कैदी वुल्फमैन को ही एक ज़ोरदार करंट मारकर ढेर कर देता है और कहता है, आज ना मुझे तुम रोकोगे ना कोई और हम देखते हैं कि ये कैदी पावरप्लेक्स ही होता है जो इनविंसिबल 1 को देखकर कहता है, आज नहीं पर सून इनविंसिबल। अब पावरप्लेक्स जेल टूटने की वजह से आज़ाद हो गया ये तो ठीक है, पर उसे अपनी बायोथर्म डिस्क कैसे मिली इसका यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन या हिंट नहीं दिया जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कई लोगों को न्यूज़ देखते हुए, जिसमें बताया जा रहा होता है कि कैसे इनविंसिबल 1 जैसे दिखने वाले कई लोग पूरी दुनिया की अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहे हैं। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि पहले सभी को ये लगा कि वो अटैक एक्चुअली इनविंसिबल 1 ही कर रहा है, पर जब एक ही टाइम पर अलग अलग जगह इन वेरिएंट्स को देखा गया तब मीडिया वालों और जनरल लोगों को ये पता चला कि ये कोई और है। हालांकि न्यूज़ वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें अभी ये पता नहीं है कि ये सब कौन है और उनका मोटिव क्या है, पर यह अटैक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज़ ओलिवर की ट्यूटर अप्रैल, उसके अलावा डेबी, एम्बर और विलियन अपनी अपनी लोकेशन से देख रहे होते हैं और असली मार्क के लिए चिंता में होते हैं। दूसरी तरफ एक वेरिएंट ईव को मारने पहुंच जाता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें धीरे धीरे मारकर एंजॉय करूंगा। तो हो सकता है कि ये वेरिएंट अपने डायमेंशन की ईव को ऑलरेडी मार चुका हो। वही एक वेरिएंट मार्क के घर पहुंच चुका होता है और ओलिवर उससे लड़ रहा होता है। वापस चले इनविंसिबल 1 या मार्क के पास तो फाइनली वो केव्स को समझाने में सक्सेसफुल रहता है कि वो असली मार्क है और उनसे कहता है कि वो जिसको भी मदद के लिए बुला सकते हैं बुला ले, क्योंकि ये कुछ लोगों से ही हैंडल होने वाली सिचुएशन नहीं है। उसके अलावा मार्क ये भी कहता है कि वो जितने हो सके उतने वेरिएंट्स को मारने की कोशिश करेगा, पर अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है तो बैकअप तैयार रहे, जिस पर बोल्ट ओके कहता है। आगे चले तो अब रात का टाइम हो चुका होता है, यानी कि इस इनविंसिबल वॉर को शुरू हुए कई घंटे हो चुके होते हैं। एक वेरिएंट पेंटागन पर अटैक करने गया होता है और पेंटागन को अच्छी खासी डैमेज दे चुका होता है और दिन से उस वेरिएंट से लड़ते हुए फाइनली जैसे तैसे ब्रिट और डोनाल्ड उसे हरा ही देते हैं और जान से मार देते हैं। ब्रिट कहता है, क्राइस्ट, आई होप हमें कभी दोबारा किसी ऐसे से लड़ना ना पड़े, पर डोनाल्ड उसे बताता है कि अभी और भी कई वेरिएंट्स दुनिया में घूम रहे हैं जिन्हें उन्हें ही रोकना होगा। इतने में ही वहाँ सेसिल भी आ जाता है जो खुद बड़ी ख़राब हालत में और इंजर्ड दिख रहा होता है और उन दोनों से कहता है, ओके ब्रिट, एक स्क्वाड्रॉन को लेकर पेंटागन को सिक्योर करो, हमें एक जगह चाहिए जहाँ से हम काउंटर अटैक स्टेज कर सके। डोनाल्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कॉल्स करो क्योंकि हमें हर पॉसिबल मदद की ज़रूरत है। डोनाल्ड ओके कहकर पूछता है कि किस किस को कॉल करना है और सेसिल चिल्लाकर कहता है, एवरीवन। ऐसे ही लड़ते हुए वॉर का डे 1 ख़त्म हो जाता है और अब हम चलते हैं डे 2 में। तो सेसिल के कहने पर डोनाल्ड कई टीम से उनकी मदद करने के लिए बात कर लेता है, जैसे यंग ब्लड, डायनेमो 5, साइबर फोर्स एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि सेसिल ने एक नई लोकेशन को अपने काउंटर अटैक प्लान करने के लिए स्टेज कर लिया होता है और यहाँ से यंग ब्लड टीम के साथ ब्रिट और डोनाल्ड वेरिएंट से लड़ने के लिए निकल रहे होते हैं। वहीं एक सिक्योर लोकेशन पे मौजूद सेसिल सभी सुपर हीरोज़ के ईयरपीस से लिंक होकर उनसे कहता है, सभी मेरी बात सुनो, मैं हूँ एजेंट सेसिल स्टेडमैन। तुम में से ज़्यादातर लोगों को मैं कौन हूँ इस बारे में कोई क्लू नहीं होगा, तो जस्ट अज्यूम कर लो कि मैं तुम्हारे बॉसेस का भी बॉस हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये सच ही होगा। मैं यहाँ से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करूँगा। अगर तुम इंजर्ड हो जाते हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो। मैंने मिस पॉपर को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है उन सभी को रिट्रीव करने के लिए जो लड़ने के लिए अनफिट हो जाएंगे। ये कहकर सेसिल मिस पॉपर से पूछता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है, जिस पर मिस पॉपर एक्साइटेड होकर कहती है, मैं सुबह से इसके लिए ही ऑरेंज जूस पी रही हूँ। दूसरी तरफ मार्क ईव को लेकर सुपर स्पीड में साइबर फोर्स टीम के पास उनकी मदद करने के लिए जा रहा होता है और ईव को इतनी तेज ले जाने के लिए उससे सॉरी भी कहता है, पर ईव सिचुएशन को समझते हुए इट्स ओके कहती है और पूछती है कि क्या मार्क ठीक है। मार्क कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, वो सब मैं ही हूँ, मतलब मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैं उनसे लड़ते हुए उनकी आंखों में देख रहा हूँ तो अपने आप को ही पा रहा हूँ। मैं अपने आप को इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ। उसके अलावा सिर्फ एक ही आदमी है जो दूसरे डायमेंशंस के मेरे वेरिएंट को यहाँ ला सकता है और ये सब करने लायक मुझसे नफरत भी करता है, पर ये इम्पॉसिबल है। तो मार्क को भी अब डाउट हो चुका होता है कि ये सब कहीं ना कहीं आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी ने ही करवाया है। हालांकि उसके अकॉर्डिंग लेवी मर चुका था तो वो अभी भी 100% श्योर नहीं होता है और यही बातें करते हुए वो साइबर फोर्स के पास पहुंच जाते हैं जो मार्क के वेरिएंट से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
तो आगे की लड़ाई तो यहाँ भी नहीं दिखाई जाती है और फिलहाल हम चलते हैं एक दूसरे वेरिएंट के पास, जिसे पिट नाम के एक सुपर हीरो ने कई घंटों की लड़ाई के बाद फाइनली उसकी मुंह और आंखें फाड़ कर मार दिया होता है। लेकिन इस लड़ाई से उसे भी भारी नुकसान होता है और इस वेरिएंट को मारने के बाद वो भी बेहोश होकर आसमान से गिरने लग जाता है। किसी दूसरी जगह पर शैडो हॉक और मैडमैन नाम के सुपर हीरोज़ एक दूसरे वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं, जो वेरिएंट ये बताता है कि अपनी रियलिटी में उसने अपने बाप यानी नोलन, जो कि एक अडल्ट विल्ट्रूमाइट है, उसको मार दिया था। तो क्या वो सुपर हीरोज़ उसके आगे खड़े रह पाएंगे? आगे चले तो अब एक जगह पर सैवेज ड्रैगन और उसकी टीम एक वेरिएंट से लड़ रही होती है और सैवेज ड्रैगन उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि इनविंसिबल 1 को वो जानता है और उसे पता है कि ये वेरिएंट असली इनविंसिबल नहीं है। पर सैवेज ड्रैगन की बेटी उसे चुपचाप उस वेरिएंट से लड़ने के लिए कहती है। आगे जैकी एस्टरगार्डो नाम का एक सुपर हीरो एक वेरिएंट से लड़ रहा होता है। वहीं जैक स्टाफ, जिसे हमने लंदन में एक वेरिएंट से लड़ते हुए देखा था, वो अभी भी उसी वेरिएंट से लड़ने में लगा होता है। आगे एक वेरिएंट से अल्ट्रा लड़ रही होती है और एक वेरिएंट से सारा पेजिनी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मार्क ईव को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, जो बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। तो यहाँ क्रिएटर्स ने हमें ईव को लड़ते हुए नहीं दिखाया, बल्कि सीधा चोटेली दिखा दिया। और हम बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो यहाँ साइबर फोर्स टीम मौजूद नहीं है, बल्कि कोई और ही टीम है। यानी कि जो वेरिएंट साइबर फोर्स से लड़ रहा था उन्हें मार्क और ईव की हेल्प से हरा दिया गया, जिसके बाद मार्क और ईव एक और वेरिएंट के पास आ गए। लेकिन यहाँ के वेरिएंट को मारते मारते ईव भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई और अब मार्क रोते रोते उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो इमेजेस देखकर आपको ये इशू काफ़ी रश्ड और कियोटिक लग रहा होगा कि आखिर क्यों इतने बड़े इंसिडेंट्स को डिटेल में दिखाया नहीं गया है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि क्रिएटर्स एक तरह से हमें कैरेक्टर्स का नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सब कुछ ही कैसे अचानक से हो रहा है और चारों तरफ केओस मचा हुआ है। तो क्रिएटर्स हमें भी वो केओस फील करवाना चाह रहे हैं। खैर, अगर आपको इंजर्ड ईव को देखकर भी इस वॉर की सीरियसनेस फील नहीं हुई है तो आगे क्रिएटर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे एक वेरिएंट से लड़ने के लिए गार्जियंस ऑफ द ग्लोब गई हुई होती है और हम देखते हैं कि वो वेरिएंट इमॉर्टल का गला काट कर फेंक देता है और कहता है कि ये किन जोकर्स की टीम को गार्जियंस ऑफ द ग्लोब का नाम दिया गया है। उसके अलावा केट के कई डुप्लीकेट्स मरे पड़े होते हैं। शिव स्मिथ को बीच में से काट दिया होता है तो वो भी बेहोश होता है। सैमसन भी बेहोश पड़ा होता है, बस एक डार्क विंग ही अभी जिंदा और सही हालत में खड़ा होता है। वेरिएंट कहता है, आई कांट बिलीव मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया। जिस पर डार्क विंग उस वेरिएंट को पकड़कर अपने साथ शैडो वर्स या शैडो रेल्म में ले जाते हुए कहता है, हम अभी मरे नहीं हैं। और ऐसा कहते हुए वो उस वेरिएंट को शैडो वर्स में ले जाता है। दूसरी तरफ मार्क हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है, डॉक्टर से उसकी हेल्प करने को कहता है। वापस आए तो सैमसन शेफ स्मिथ से पूछता है कि क्या वो जिंदा है, जिस पर शेफ स्मिथ बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो पूछता है कि डार्क विंग कहाँ है, क्या उसने वेरिएंट को काबू कर लिया। पर फिलहाल हम देखते हैं कि लंदन में लड़ रहा वेरिएंट ऑलमोस्ट जैक स्टाफ से जीत चुका होता है। दूसरी तरफ मार्क के घर पर अब एक नया वेरिएंट पहुंच चुका होता है। नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने ओलिवर को किसी और वेरिएंट से लड़ते हुए देखा था। तो या तो इन दोनों वेरिएंट ने बीच फाइट में अपनी पोजीशन रिप्लेस कर ली होगी या फिर ओलिवर ने पहले वेरिएंट को मार दिया होगा। तो ये वेरिएंट कहता है कि वो डेबी को इस बार खुद मारना चाहता था, पर जैसा मार्क ने पिछले वॉल्यूम में बताया था कि उसने डेबी को पहले ही उसके बॉयफ्रेंड के घर भेज दिया था ताकि वो सेफ रहे। तो इस वेरिएंट को डेबी नहीं मिलती और वो ओलिवर से लड़ते हुए उसे एक लेसर काइंड का विल्ट्रूमाइट कह रहा होता है। आगे चले तो रोबोट और उसकी टीम की हालत भी ख़राब हो चुकी होती है, स्पेशली मॉन्स्टर गर्ल की। बेहोश पड़ी मॉन्स्टर गर्ल के पास पहुंचकर रोबोट कहता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है, जिस पर वेरिएंट कहता है उसका इलाज मेरे पास है। लेकिन तभी बुलेट प्रूफ और एक्सप्लोड आकर उसे रोक देते हैं और इसी बीच रोबोट मॉन्स्टर गर्ल को उठाने की कोशिश करता है। हालांकि वो वेरिएंट बुलेट प्रूफ का एक हाथ उखाड़ देता है। वही एक वेरिएंट सैवेज ड्रैगन का गला पकड़ लेता है और उनकी टीम पर हावी हो रहा होता है। वापस चले गार्जियंस के पास तो शेफ स्मिथ फिर पूछता है डार्क विंग कहाँ है, जिस पर सैमसन को रियलाइज़ होता है कि डार्क विंग ने एक्चुअली क्या किया है। तो बेसिकली डार्क विंग उस वेरिएंट को अपने साथ शैडोवर्स में ले गया, जहां उस वेरिएंट ने मोस्ट प्रोबेबली डार्क विंग को मार दिया, पर इस वजह से वो खुद भी शैडोवर्स में ही फंसा रह गया और इस तरह से डार्क विंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके एक वेरिएंट से दुनिया को बचा लिया। तो अब तक हम कम से कम 3-4 वेरिएंट्स को मरता हुआ तो देख ही चुके हैं। अपने बॉयफ्रेंड के घर में मौजूद डेबी टीवी पर सभी अपडेट्स देख रही होती है और अपने दोनों बेटों की चिंता में होती है। इधर एक्सप्लोड बुलेट प्रूफ से बाकी सभी को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है ताकि वो वेरिएंट उन सभी को ना मार दे और बुलेट प्रूफ बेहोश अमांडा और रूडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रूडी रेक्स को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है। हालांकि अपने रोबोट सूट के खराब होने की वजह से रूडी कुछ नहीं कर पाता है और बुलेट प्रूफ उन दोनों को ले जाने लगता है। वेरिएंट रेक्स का गला पकड़कर कहता है ये एक बेकार का जेस्चर था रेक्स, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी गर्दन उखाड़ कर उन तीनों को भी मार दूंगा। तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? वैसे भी तुम अपने वेपन्स, अपने रिस्ट लॉन्चर सबको यूज़ करके ख़त्म कर चुके हो। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो अब तुम क्या चार्ज करके ब्लास्ट करोगे? बताओ। रेक्स गुस्से में जवाब देता है
अपना स्केलेटन। और ऐसा कहकर रेक्स अपने पूरे स्केलेटन को चार्ज करके इतना बड़ा धमाका करता है कि वो वेरिएंट भी उसके साथ भस्म हो जाता है। और इस तरह से हमारा मजाकिया सुपर हीरो रेक्सप्लोड अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने बाकी टीम मेंबर्स को बचा लेता है और साथ ही एक वेरिएंट को भी ख़त्म कर देता है। और आसमान में उड़ता हुआ रूडी ये सब बस देखता ही रह जाता है और रोने लगता है। और अब हमें इस वॉर का सीरियस इम्पैक्ट फील होना शुरू होता है। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग जगहों पर पिट, यंग ब्लड टीम के मेंबर्स, सैवेज ड्रैगन बेहोश होकर गिरे पड़े होते हैं और एक वेरिएंट भी मरा पड़ा होता है। तो हर जगह खून का मंजर चल रहा होता है। लेकिन इस सब के बीच में मार्क ईव के पास बैठा होता है और सेसिल वहाँ टेलीपोर्ट होकर कहता है तुम यहाँ नहीं रुक सकते। पर मार्क कहता है कि ईव को उसकी ज़रूरत है। सेसिल कहता है हम हार रहे हैं बच्चे, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। पर मार्क गुस्से में कहता है आई डोंट केयर, तुम्हारे पास पूरी दुनिया के सुपर हीरोज़ हैं, तुम ये मेरे बिना कर सकते हो। सेसिल वापस जाते हुए कहता है जीसस किड, लेट्स होप यू आर राइट। आगे चले तो हम देखते हैं कि एक वेरिएंट को रीएनिमेंट्स मार रहे होते हैं। वही एक वेरिएंट अभी भी तबाही मचा रहा होता है। सारा बेजिनी बेहोश पड़ी होती है और वो वेरिएंट जो शैडो हॉक और मैडमैन से लड़ रहा था वो मरा पड़ा होता है और उसके गले में मैडमैन का योयो जैसा वेपन भी डला होता है। और इसी बीच सैवेज ड्रैगन अपनी बेहोशी से उठ जाता है और उठकर अपने आसपास मची तबाही को देखकर दुखी हो रहा होता है। और इस सब के साथ वॉर का डे 2 भी खत्म हो जाता है और अब हम आ जाते हैं इस वॉर के डे 3 में, जहाँ आप 16 में से सिर्फ 8 ही वेरिएंट्स दुनिया के अलग अलग बड़े शहरों में मौजूद होते हैं और बाकी 8 वेरिएंट्स को अर्थ के सुपर हीरोज़ ने पहले 2 दिन में मार दिया होता है। तो इवन दो तबाही और जान के नुकसान को देखते हुए अर्थ एक तरह से हार ही गया होता है। पर यह भी रिमार्केबल होता है कि अर्थ के हीरोज़ ने मिलकर 8 विल्ट्रोमाइट्स को मार ही दिया था, वो भी तब जब उन्हें इस अटैक का कोई भी आइडिया नहीं था। और साथ ही मार्क जो इकलौता विल्ट्रोमाइट उनकी टीम में होता है वो 2-3 वेरिएंट्स को मार कर ही वॉर को छोड़ देता है। पर फिलहाल लेवी सबको रुक कर मार्क के घर के ऊपर जमा होने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। सभी वेरिएंट्स ऐसा ही करते हैं और एक वेरिएंट कहता है हम मेरे घर के ऊपर क्यों मिल रहे हैं, मुझे इस जगह से नफरत है। दूसरा वेरिएंट जवाब देता है यहाँ हर किसी ने तुम्हारी तरह अपनी माँ को नहीं मारा है, मेरे पापा ने इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि इससे पहले कि मैं उन्हें मार सकूँ, तो मैं इस घर को देखकर खुश हूँ। वही तीसरा वेरिएंट लेवी के बारे में बात करते हुए पूछता है उसे इतनी देर क्यों हो रही है। तभी लेवी वहाँ आकर कहता है सॉरी पर मुझे एक अच्छी एंट्रेंस मारना पसंद है। ये दुनिया बर्बाद हो चुकी है, यहाँ के इनविंसिबल की रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ के लोग हमेशा उससे डरेंगे और उससे नफरत करेंगे। अब सिर्फ उसे जान से मारना बचा है। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि उसने मुझे क्या दर्द दिया है, उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। पर एक वेरिएंट गुस्सा होकर कहता है और अगर हम ऐसा ना करें तो तुम्हारे स्टूपिड प्लान से ऑलरेडी हम में से कई मारे जा चुके हैं। तुमने कहा था कि अगर हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे तो तुम बदले में हमारे एम्पायर्स को कई डायमेंशन में फैलाने में हेल्प करोगे। ये जगह बर्बाद हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या फिर हम तुम्हें ही मार देते हैं। बगावत के ये बोल सुनते ही लेवी बिना कोई देर करे उन सभी वेरिएंट्स को एक एक पोर्टल के थ्रू एक वीरान डायमेंशन में भेज देता है और खुद से कहता है हाउ डिसअपॉइंटिंग। वही वो सब वेरिएंट्स गुस्से में कह रहे होते हैं कि वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढकर लेवी को ज़रूर मार देंगे। इतने में ही लेवी के पीछे से आवाज़ आती है तुम, मुझे पता था कि इसके पीछे तुम ही हो। लेवी कहता है अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। और हम देखते हैं कि ये बात मार्क ने कही होती है जो बुलेट प्रूफ और ओलिवर के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी से लड़ने आया होता है। लेकिन उन्हें देखते ही लेवी उन सब पर अपने ऑफ जैसे डिवाइस से अटैक कर देता है जिससे ओलिवर और बुलेट प्रूफ तो पिट जाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अपने एक हाथ के कट जाने के बाद भी बुलेट प्रूफ आज भी लड़ने आया होता है। पर यहाँ मार्क उन डिवाइसेस से बचते हुए और ईव का बदला लेने की बात करते हुए लेवी को पकड़कर उसे एक पंच मारता है और पूछता है क्या तुम वही आर्मस्ट्रॉन्ग हो जो मुझे लगा था कि मर चुका है, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम कैसे अभी भी जिंदा हो। लेवी फिर से उन डिवाइसेस से अटैक करके कहता है क्योंकि मैं ब्रिलियंट हूँ। और इस बार मार्क इन डिवाइसेस से पिट जाता है और नीचे गिर जाता है। और लेवी आगे बताता है मैं उस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि तुम मुझे हरा दोगे। मेरी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी गई थी पर फिर भी मैं श्योर नहीं था कि मैं तुमसे जीत ही जाऊंगा। इसलिए मैंने एक पैरेलल डायमेंशन में सर्जन्स को स्टैंड बाय पर रखा था। उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे फिर से ठीक कर दिया। और अब मुझे पता है कि तुम्हें अलग अलग डायमेंशंस में भेजना सिर्फ तुम्हें मुझे हराने का थोड़ा टाइम ही देता है, इसलिए इस बार मैं अपने साथ वेपन्स भी लाया हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद आए। कुछ देर तक वेपन्स मार्क को मारकर परेशान करते हैं पर फिर मार्क उठकर फोकस करके उन डिवाइसेस को फोड़कर गुस्से में जवाब देता है नो नॉट एट ऑल। और फिर मार्क लेवी को फिर से पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इन डिवाइसेस की मदद से हरा दोगे। तुमने मेरे ईविल वर्जन्स को यहाँ भेजा किस लिए, सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। क्या तुम यही चाहते थे। तुम्हारे वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई है। मैं तुम्हें पर इतने में ही पीछे से ओलिवर चिल्लाता है किल हिम, इससे पहले कि उसे भागने का कोई चांस मिले उसे ख़त्म कर दो। तुम हेजिटेट भी क्यों कर रहे हो, देखो अपने आसपास उसने क्या तबाही मचा दी है। तुम्हें लगा कि तुमने उसे ऑलरेडी मार दिया है पर अगर तुमने उसे सच में सही से मारा होता तो आज ये सब ना हुआ होता। क्या ये काफ़ी नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि यही सही डिसीजन होता।
मार्क कुछ सेकंड्स के लिए इस बात के बारे में सोचता है और एक तरह से देखा जाए तो एटलीस्ट इस केस में तो ऑलिवर की बात गलत भी नहीं होती है। और मार्क भी एंड में इसी डिसीजन पर पहुंचता है कि वो लेवी को मार देगा और वो लेवी से कहता है, ओके आर्मस्ट्रॉन्ग, आई एम सॉरी, पर तुमने मेरे लिए अब और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। पर मार्क ने जितना टाइम सोचने में लगाया उतना टाइम लेवी के लिए अपना अगला अटैक प्लान करने के लिए काफ़ी होता है। और वो मार्क पर उन डिवाइसेस से अटैक करके उसे दूर करते हुए वहाँ एक पोर्टल ओपन करके जाते हुए कहता है, तुमने सही कहा। पर मार्क सुपर स्पीड में अपने आप को संभाल कर पोर्टल बर्न होने से पहले लेवी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। लेकिन लेवी टाइम पर पोर्टल बंद कर देता है और मार्क के हाथ में सिर्फ लेवी का एक कटा हुआ हाथ ही आ पाता है और इस बात से मार्क काफ़ी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ लेवी वापस उन सर्जन्स के पास जाकर कहता है, मुझे पैचअप करो। जिन 8 इनविंसिबल्स को मैंने वीरान डायमेंशन में छोड़ दिया था, मैं उन्हें वापस लाकर एक साथ मार्क पर अटैक करूंगा। मुझे उसका खून चाहिए, जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। पर उन सर्जन्स में से एक अपनी मुफल आवाज़ में कहता है, नहीं, तुमने हमसे वादे किए थे आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी, हमारे बीच डील हुई थी और तुम अब फेल हो गए हो। तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ना ही तुम हमें ऑर्डर्स दे सकते हो। तुम अब हमारे लिए काम करोगे। तो फिलहाल के लिए लेवी का प्लान भी फेल हो जाता है और उल्टा उसको ही अब इन सर्जन्स का गुलाम बनना पड़ता है। और इसी के साथ इनविंसिबल वॉर 3 दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। और अब हम आते हैं डे 4 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि भले ही आर्मस्ट्रॉन्ग मार्क को फिजिकली नुकसान ना पहुंचा पाया हो, पर उसके बदले के चक्कर में अर्थ को बहुत कुछ सहना पड़ गया। क्योंकि हम देखते हैं कि पेंटागन से लेकर स्ट्रॉन्ग होल्ड, जेल और इसी तरह अर्थ के बड़े बड़े शहरों में जान और माल दोनों का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। और बर्बादी के ऐसे ही किसी मंजर को देखता हुआ मार्क दुखी और शौक होकर कहता है, माई गॉड। और इसी के साथ इनविंसिबल 60 और इनविंसिबल वॉर यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये इशू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी डेंस था और यहाँ हमने रेक्स फ्लोड और उसके अलावा कई और हीरोज़ को भी खो दिया। हालांकि ऐसी ही कोई स्टोरी लाइन डीसी या मार्वल में होती तो उसकी अपनी एक नई कॉमिक सीरीज़ या एटलीस्ट एक अलग वॉल्यूम तो निकलता ही। तो ये देखकर थोड़ा बुरा लगा कि ऐसी स्टोरी को सिर्फ एक ही इशू में निपटा दिया गया। खैर, अगर आपको लग रहा है कि इस वॉल्यूम का खून खराबा इसी इशू में ख़त्म हो चुका है तो आप गलत है। पर हाँ, वो देखने के लिए आपको वेट करना होगा अगली वीडियोज़ का। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके भी बताना कि आपको ये इशू कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।